वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर के बारे में, क्लास 9th के। और इसमें हम सबसे पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन और सेकंड वीडियो में हम एनसीईआरटी की 2 एक्सरसाइज कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे जंप करेंगे। तो पहली वीडियो हमारी होगी इंट्रोडक्शन बेस। तो समझते हैं हम बेसिक से एक एक की पॉइंट्स जो इसके लिए ज़रूरी है एक्सरसाइज को करने के लिए, वो सब हम पॉइंट 1 बाय 1 देखते जाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे पॉइंट को, पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट क्या है उसके बारे में हम थोड़ी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर लाइन के बारे में देखते हैं, लाइन सेगमेंट के बारे में देखते हैं। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट होता है आपका एक मार्क जो पोजीशन को बताता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा दें, ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पता किया था। तो ये क्या होता है? पॉइंट क्या होता है? एक मार्क ऑफ पोजीशन जो पोजीशन को बताए। ठीक है, और ना तो इसकी क्या होती, ब्रेथ होती, और ना ही इसकी थिकनेस होती, ना ही इसकी लेंथ होती। ये सिर्फ आपने डॉट लगा दिया, ये क्या बताएगा? ये पोजीशन को बताता है। ना इसकी लेंथ होती और ना ही इसकी ब्रेथ होती, और ना इसकी क्या होती है, थिकनेस होती है। ये हो गया आपका पॉइंट। ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करी थी कि पॉइंट क्या करता है, पोजीशन को बताता है। अब आते हैं लाइन के बारे में। अब ये लाइन कहाँ पढ़ी थी हमने? ये पढ़ी थी लाइन्स एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब पॉइंट के साथ कंबाइन होता है, यानी कि अगर हम बात करें एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, तो एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। सो लाइन क्या होती है? लाइन की सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है, मतलब सिर्फ लेंथ होती है, ना तो ब्रेथ होती और ना ही क्या होती, ना ही थिकनेस होती। तो लाइन क्या होती है आपकी बेटा कि जिसकी जो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, लंबाई होती है, लेंथ होती है, बाकी ना तो इसकी ब्रेथ होती और ना ही इसकी थिकनेस होती। सो जो लाइन होती है ज्योमेट्री में, उसका मतलब ये होता है कि इसके 2 क्या देख सकते हैं, पॉइंट होते हैं। एक ये वाला स्टार्टिंग का, एक फाइनल का। अगर ये पॉइंट इन्फिनिटी तक जाते रहें, चलते रहें, क्योंकि हमने जो हमारा चैप्टर था लाइंस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें हमने बात करी थी कि जो अगर एक लाइन होती है वो कैसी आप एक्सटेंड कर सकते हो, इन्फिनिटी तक उसको एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि उस पर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लाइन सेगमेंट। अब इसी में से आप कोई सा छोटा सा टुकड़ा इसका निकाल लीजिए लाइन सेगमेंट में से, उस छोटे से टुकड़े को जिसे आप मेजर्ड कर सकते हैं, नाप सकते हैं। और दूसरी बात, ऐसा टुकड़ा जिसकी क्या होते हैं, 2 एंड जो है वो फिक्स हो, वो आपका लाइन सेगमेंट होता है, वो भी आपका लाइन का ही पार्ट होता है। तो लाइन के पार्ट में से आप कोई हिस्से को निकाल लें और जिसके आपको 2 क्या मिल जाए, एंड पॉइंट मिल जाए, वो क्या है आपका लाइन सेगमेंट। जैसे मान लेते हैं फॉर सपोज ये 6 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर, तो जिसको आप नाप सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन का ही पार्ट, वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। क्लियर? अब आते हैं रे के बारे में। रे क्या होती है? एक डॉट आपने यहाँ पे रख दिया, मतलब ये फिक्स है, ठीक है, और यहाँ से आपने एक लाइन को एक्सटेंड किया, मतलब वो भी लाइन का ही एक पार्ट है। रे भी लाइन का ही एक पार्ट है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक पॉइंट आपका कैसा रहता है, फिक्स रहता है, और जो दूसरा पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो ये हमने कुछ डेफिनेशन देखी हैं। अब देखते हैं इनको क्या क्या लिखा हुआ है। पॉइंट क्या है? पोजीशन को बताता है, ना तो इसकी लेंथ होती, ना ही ब्रेथ होती, और ना ही इसकी थिकनेस होती। ठीक है, लाइन क्या होती है? जिसकी सिर्फ लेंथ होती है, ना तो ब्रेथ होती, ना ही थिकनेस होती, और इनफाइनाइट तक इसको आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया। लाइन सेगमेंट क्या होता है? पार्ट होता है, इस लाइन में से ही निकलता है, लेकिन उसके कैसे होते हैं, 2 एंड पॉइंट जो होते हैं वो फिक्स रहते हैं, और इसकी डेफिनेट लेंथ होती है, मतलब जिसको आप नाप सकते हैं। फिक्स इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। रे क्या होती है? रे भी लाइन का ही एक पार्ट होता है, और उसका एक एंड जो रहता है वो फिक्स रहता है, और दूसरा एंड जो है वो इनफाइनाइट तक जा सकता है, वो आपकी रे है। सो ये तो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें लाइंस एंड एंगल्स के बारे में जानना है। तो अभी हमने पढ़ा सारी लाइंस के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, रे के बारे में। अब हम एंगल्स की बात करेंगे कि एंगल्स कब फॉर्म्ड होते हैं और कौन कौन से टाइप के आपको एंगल पढ़ने हैं, और कैसे हम एक्सरसाइज में उनका इस्तेमाल करके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एंगल्स कब बनते हैं हमारे? अगर हम एंगल्स की बात करें, सो एंगल्स आपके मिलते हैं अगर मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट है, राइट, यानी कि डेफिनेट लेंथ है किसी की, और एक और हमने लाइन सेगमेंट ले लिया, डेफिनेट लेंथ है, और ये यहाँ पर कॉमन पॉइंट पे आकर मिलती है। एंगल बेसिकली क्या होता है, जब 2 लाइन आपस में एक पॉइंट पे आकर एक कॉमन पॉइंट पर मिलती है, वहाँ पर एंगल फॉर्म्ड होता है। जैसे हम अपनी फिंगर्स के बारे में बात करें, सो यहाँ पर भी क्या है, 2 एक कॉमन पॉइंट है ये, सो यहाँ पर भी एंगल फॉर्म्ड हुआ, यहाँ पर भी एंगल फॉर्म्ड हुआ,
सो दो लाइन सेगमेंट कह लीजिए या फिर दो रे, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, अभी हमने रे को पढ़ा, या फिर दो रे जहाँ पर आकर के कॉमन पॉइंट पे मिलती है तब हमारे एंगल फॉर्म्ड होते हैं। अब टाइप की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द मेज़रमेंट, कि अगर हम बात करें ये कितने डिग्री का है, एंगल को हमें पता है ना, डिग्री में नापते हैं, तो कितने डिग्री का है उसके बिहाफ पे हमने एंगल को कैटेगराइज किया है। इसको आपको कैसे समझना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेट सपोज आपके पास डी है, राइट, इस तरीके से होता है ये, राइट। इसमें क्या होता है, इस तरीके के एंगल फॉर्म्ड होते हैं, यानी कि अगर मैं एक बात करूँ, ये एक लाइन सेगमेंट है और एंगल ऐसे जा रहा है झुका हुआ, मतलब इस साइड, इस वाली लाइन की तरफ जा रहा है झुका हुआ, तो ये जो टाइप के एंगल होते हैं जो कि 0 से लेकर के 90 के बीच में, 90 के बीच में का मतलब क्या होगा, 0 से तो बड़े और 90 से कैसे होते हैं, छोटे। वो एंगल जो 0 से बड़े और 90 से छोटे होते हैं एक्यूट एंगल कंसीडर होते हैं। इस डी के अंदर क्या आप पढ़ते हैं, 180, ये पूरी की पूरी लाइन होती है और एक लाइन पे जो एंगल फॉर्म्ड होता है पूरा का पूरा जब ये बनता है ये होता है 180 का, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। सो अगर हम बात करें कि अगर हमारे 90 से बिलो मतलब 90 बैठता है बिल्कुल सेंटर में, यहाँ 90 से बिलो मतलब कि सारे के सारे इस तरीके से अगर झुके हुए आपके पास एंगल हैं वो सब एक्यूट एंगल में कंसीडर होंगे। तो उनका जो मेज़रमेंट है वो कितना होता है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो किस में कंसीडर होंगे, एक्यूट एंगल में, ठीक है। अब आते हैं बिल्कुल डायरेक्ट सीधा इस पे 90 पे। अगर बिल्कुल ऐसे हो कि एक लाइन आपकी कैसे है, लाइन सेगमेंट ऐसे है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली इस तरीके से कोई बिल्कुल सीधी लाइन अगर उस पर है और इस तरीके का आप बॉक्स बना के थोड़ा सा कन्वीनियंट कर देते हैं कि जब भी बॉक्स आपको दिखाई दे तो मतलब होता है कि 90 डिग्री वहाँ पर बन रहा है, इसको बोलते हैं राइट एंगल। अब चलते हैं 90 से थोड़ा इस साइड को, कैसे, जैसे एक लाइन सेगमेंट है मान लीजिए, इस तरीके से इस लाइन से अगर दूर हट रहा है एंगल, अगर इस लाइन के पास आएगा तो एक्यूट एंगल, और अगर ऐसे बिल्कुल सीधा हुआ तो राइट एंगल, और अगर राइट एंगल से ऐसे जाता है मतलब इस वाली लाइन से दूर हट रहा होता है देन आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, 90 से अबव, 90 से क्या होगा, अबव होगा, राइट, और 180 से कैसा होगा, 180 से छोटा होगा। तो ये हमारे ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। तो ये हमने पढ़ा, अभी हम और डिटेलिंग में देखते हैं एंगल्स के बारे में। लाइंस के बारे में तो हमने सारा जान लिया, अब एंगल्स क्या है, क्या टाइप्स हैं एंगल्स के, क्योंकि हमारा चैप्टर लाइंस और एंगल्स के ही इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो एंगल्स क्या है समझते हैं। वैसे तो मैंने आपको बेसिक बताया कि कैसे आपको इसको मानना है कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का है। चलिए देखते हैं एंगल कब फॉर्म्ड होता है, जब दो लाइन सेगमेंट मतलब डेफिनेट लेंथ की लाइन, ठीक है, या फिर रे आपस में मिली और एक कॉमन पॉइंट पर मिली। ये मान लेते हैं BC और ये है आपका BA, क्लियर। और ये दोनों हमारी मान लेते हैं लाइन सेगमेंट है और ये इस पॉइंट पे आकर, इस कॉमन पॉइंट B पर आकर मिली। अब इनका कुछ ना कुछ हमें स्पेसिफिक नाम रखना पड़ेगा। तो ये तो होती है हमारी वर्टेक्स, ठीक है जी, जिस पॉइंट पे आकर के ये दोनों लाइन मिली। इन दोनों लाइन को क्या बोलते हैं, इन दोनों लाइन को बोलते हैं आप आर्म्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये मेरी दो फिंगर के बीच में जो एंगल फॉर्म्ड हुआ, इनमें इनको क्या बोलेंगे, आर्म्स, और ये जो होगा बीच का पॉइंट जहाँ पर ये मिली है इनको बोलेंगे वर्टेक्स। सो एन एंगल इज़ फॉर्म्ड, एक एंगल तब बनता है जब दो अलग अलग लाइन सेगमेंट या फिर दो रे जो हैं उनका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है। तो इसमें आपका जो कॉमन एंड पॉइंट है उसको वर्टेक्स बोलते हैं और इनको आर्म्स बोलते हैं, यानी कि BC और BA आपकी आर्म्स हैं, ठीक है, आर्म्स हैं। अब हम बात करेंगे कौन कौन से टाइप हैं, ठीक है, टाइप कौन कौन से हैं, मतलब कि टाइप किस बिहाफ पर है, टाइप्स हैं एंगल के मेज़रमेंट के कि कितने डिग्री का है ये, राइट। और जितने जितने डिग्री के होते हैं उनके बेस पे उनको कैटेगराइज करके नेम दे दिया। एक्यूट एंगल कैसे पता चलेगा कि जो लाइन होगी आपकी पहले वाली, दूसरी लाइन उसकी किस तरीके से होगी, थोड़ा पास में, पास को जब जा रही होगी तो वो एक्यूट एंगल होंगे। इनका जो मेज़रमेंट है वो 0 और 90 के बीच में रहता है। बीच का मतलब 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। मान लेते हैं 89 है तो किस में कंसीडर होगा, आपका एक्यूट एंगल में। और मान लेते हैं कि 75 है, क्योंकि इन दोनों के बीच में रहना चाहिए, 0 और 90 के बीच में रहना चाहिए, तब वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। राइट एंगल कब होगा,
जब इस तरीके से एक लाइन होगी और बिल्कुल सीधी क्या होगी, दूसरी लाइन सेगमेंट उसके पास होगी और इस तरीके से बॉक्स बन रहा होगा। बॉक्स से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो है आपका राइट एंगल। अब आते हैं ऑब्ट्यूज में। ऑब्ट्यूज कैसे पता चलेगा कि जो लाइन होगी इससे जब दूर की तरफ लाइन जा रही होगी, यानी कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब आते हैं रिफ्लेक्स में। रिफ्लेक्स क्या होता है, 180 से बड़ा, राइट। अब जब ये 180 से बड़ा है तो 180 से बड़ा होने का मतलब, उससे पहले आप ये समझ लीजिए 180 वाले एंगल को क्या बोलते हैं। जब एक लाइन होती है, उस लाइन पे जो पूरा एंगल बन रहा होता है, जो हमारे पास डी होता है ना, उस अगर हम डी की बात करें तो कैसा होता है, पूरा का पूरा हमें 180 का मेजरमेंट देता है। तो ये भी तो जो बेस होता है ना डी का, वो क्या है, एक लाइन है। तो इस पे जो पूरा एंगल फॉर्म्ड होता है वो होता है स्ट्रेट एंगल, और इसका मेजरमेंट कितना होता है, 180। अगर अब बात करते हैं कि 180 से कोई एंगल बड़ा है, 180 से बड़े का मतलब क्या हुआ, इतना तो आएगा ही आएगा, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, और 360 के बीच में अगर एंगल फॉर्म्ड होता है, इसको हम थोड़ा और अच्छे से बनाएं अगर, सो ये आपका ऐसे बनेगा यहाँ तक और फिर ऐसे, यानी कि 180 तो बन गया लाइन पे, लेकिन उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, यानी कि 180 से बड़ा और 360 के बीच में, तब वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। कंप्लीट एंगल कब बनेगा, जब पूरा का पूरा सर्कल, अगर हम एक पॉइंट बात करते हैं, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे भी, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, सारी साइड्स एंगल बन रहे हैं, इनको सबको प्लस कर दीजिए आप, एक बिल्कुल आपको कंप्लीट क्या मिल जाए, सर्कल मिल जाए। सो उसके जो एंगल होगा वो कितना होगा, 360 होगा। मतलब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम एक लाइन के ऊपर वाले पार्ट पे भी और नीचे वाले पार्ट पे भी क्या कर दें, एंगल बना दें, तो ये दोनों मिल करके क्या होंगे, पूरा का पूरा ये सेमी सर्कल बना रहा है, नीचे वाला भी सेमी सर्कल बना रहा है, दोनों को आपने प्लस किया, सर्कल बन गया। तो सर्कल में जो आपका एंगल रहता है वो कंप्लीट एंगल यानी कि 360 डिग्री होता है। अब बात करते हैं कि एंगल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखा कैसे जाता है। फॉर सपोज ये पॉइंट हमारा सी है, ये बी है, ये ए है, और मुझे इस वाले एंगल को लिखना है। इस एंगल को कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के 3 मेथड है। सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं एंगल बी। दूसरा मेथड क्या है कि आप इसे ऐसे लिखिए, ये वाला पार्ट यानी कि जो बी है ये हमेशा बीच में आना चाहिए, तो सी बी ए। आप दूसरे तरीके से इसको लिख सकते हैं सी बी ए। तीसरा तरीका क्या है कि ए बी सी। इस तरीके से आप 3 तरीके से एंगल्स को लिख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि बीच वाला पार्ट जो है वो हर बार आप जब भी बोले तो वो आना चाहिए, ठीक है। सेपरेटली भी आप बी को लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये रिप्रेजेंटेशन है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब आज देखते हैं कुछ और बेसिक पॉइंट क्या है एंगल से रिलेटेड। ये हमारा मान लेते हैं ओ है, ठीक है, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, ये एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ से आप बहुत सारी रेज को ड्रॉ कर सकते हैं। रेज मतलब जिसका एक पॉइंट फिक्स रहे और दूसरा पॉइंट एंडलेस जाए। तो आपने इस पॉइंट से एक रे ऐसे ड्रॉ कर दी, एक रे ऐसे ड्रॉ कर दी, एक ऐसे ड्रॉ कर दी, एक ऐसे ड्रॉ कर दी, एक ऐसे ड्रॉ कर दी। तो अब यहाँ पे कितने सारे एंगल फॉर्म्ड होंगे। एंगल के लिए क्या होता है, 2 रे एक जगह मिलनी चाहिए। अब ये वाला भी एंगल फॉर्म्ड हो गया, ये भी फॉर्म्ड हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो कुल मिला के अगर पूरे को प्लस कर दे, सारे को प्लस कर दे, तो एक सर्कल दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब अगर हम इन सारे छोटे छोटे पार्ट्स को प्लस कर दें, सो वी विल गेट 360 डिग्री। तो इसमें क्या पता चला कि एक पॉइंट पे आप अगर कितने भी एंगल ड्रॉ कर दें, उन सबको प्लस कर दें, तो आपका आंसर कितना होगा, 360, ठीक है। देखते हैं क्या है एंगल्स ऑन अ पॉइंट। अगर एक पॉइंट पे अगर हम एंगल्स की बात करें, वेन एवर बी द नंबर ऑफ एंगल, काफ़ी सारे एंगल फॉर्म्ड हो रहे हों एक पॉइंट पे, तो उनका सम हमेशा 360 होगा। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे करूँगी मैं, पहले फॉर सपोज इसको 1 भी मान सकते हैं, इसको 2 भी मान सकते हैं, इसको 3 भी, इसको 4 भी, 5 भी। सो इसके 2 मेथड हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 360 होगा। कि एक पॉइंट से आप कितनी भी रेज को ड्रॉ कर दीजिए और उन सबको प्लस करके आप देखिए उनका जो सम होगा वो कितना होगा, 360 होगा। सो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। अच्छा, दूसरा मेथड इसको अगर हम लिखना चाहें, इसको कैसे लिख सकते हैं एंगल को। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, अगर मुझे फर्स्ट वाले को लिखना है तो मैं लिखूंगी DOC, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं COD, एक मेथड ये है। दूसरा ये अगर मुझे 2 एंगल को लिखना हो DOE या फिर EOD। सो इस तरीके से हम इन एंगल्स को लिख करके 360 के इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं
कैसे, फॉर सपोज अगर हमें लिखना है ये वाला एंगल 3 को लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, COB, एंगल COB। इस तरीके से आप सबको प्लस करके 360 आपका आंसर आता है जब एक पॉइंट पे काफ़ी सारे एंगल, नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हो। अब एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके एक पॉइंट पर, क्योंकि लाइन क्या है, लाइन है पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर के जो बनती है वो लाइन है, ठीक है। इस एक पॉइंट पर हमने नंबर ऑफ एंगल्स को फॉर्म्ड कर दिया। कैसे कर सकते हैं, कितने भी एंगल आप कैसे भी फॉर्म कर सकते हैं। आप एक पॉइंट लीजिए और यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, यहाँ से एक लाइन नहीं, रे, ठीक है, एक ऐसे आप कितने भी एंगल फॉर्म्ड कर सकते हैं। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ली, उसका एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट से हमने 3 एंगल को बना दिया। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये वाला एंगल, यहाँ एंगल बना ना, क्योंकि 2 पॉइंट यहाँ पे आके मिल, मतलब एक कॉमन पॉइंट है और 2 रेज यहाँ पर आकर मिली है, ये वाला, इन सबको प्लस करें। इसकी क्या पहचान है, जब 180 की पहचान क्या होती है, इस तरीके से जब सेमी सर्कल बन रहा होता है तो सेमी सर्कल के कितने भी आप टुकड़े कर दीजिए, उन सबका सम कितना होगा, 180 होगा। इसको बोलते हैं जब भी नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हो एक पॉइंट पे, एक स्ट्रेट लाइन में, सेम साइड पे, ऊपर की तरफ ही, सारे के सारे, ऐसा तो नहीं है ना कि इनमें से कोई सा एंगल ऐसे बन रहा हो, नीचे की तरफ जा रहा हो, सेम साइड पे, ऊपर की तरफ ही, तो इन सब का सम कितना होगा, 180। अभी हम और पढ़ेंगे कि लीनियर पेयर क्या होता है। सो ये हमने पढ़ा, एंगल सेम साइड पे अगर स्ट्रेट लाइन पे होगा तो उनका सम कितना होगा, 180। और अगर किसी पॉइंट पे आप नंबर ऑफ रेस को ड्रॉ करके एंगल बना ले, उन सबको आप कंप्लीट अगर कर देते हैं तो कितना होगा उनका सम, 360। और एंगल को कैसे लिखते हैं, अगर मुझे इसको लिखना हो तो लिखूंगी AOB, इसको 1 भी मान सकते हैं, और फिर ऐसे ही लिखेंगे एंगल AOB। इस तरीके से ये वाला एंगल लिखेंगे BOC, ठीक है जी, और इसको इस तरीके से लिखेंगे BOC के बाद COD और DOE, इन सब का सम कितना होगा, 180। इज इट क्लियर। अब देखते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होता है और लीनियर पेयर क्या होता है। एडजेसेंट एंगल को अगर हम समझें तो इसका मतलब होता है पड़ोसी एंगल, यानी कि मान लेते हैं कि ये एक घर है, ठीक है, और इस साइड भी और इस साइड भी एक और घर है। अब ये घर जो है कॉमन है, ये जो कॉमन घर है इसके ऑपोजिट जो साइड्स जा रही हैं, वहाँ पर जो एंगल फॉर्म्ड होते हैं जिसकी वर्टेक्स क्या है, कॉमन है, उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। दोबारा समझते हैं कि एक आर्म्स कैसी है, कॉमन है, और उस कॉमन आर्म्स के एक इस साइड ऑपोजिट जा रही है आर्म और एक इस साइड जा रही है, और यहाँ पर ये जो वर्टेक्स है कॉमन है, तो ये दोनों जो एंगल होंगे ये एडजेसेंट कहलाएंगे। कैसे, कॉमन वर्टेक्स अगर हो, ये रही कॉमन आर्म्स हो एक, और ये वाली है कॉमन आर्म्स, और जो बाकी की 2 आर्म्स है वो कैसी हैं, ऑपोजिट होनी चाहिए कॉमन के, मतलब एक इधर जानी चाहिए, दूसरी इस कॉमन के ऑपोजिट जानी चाहिए, इस कॉमन के एक इस साइड एक इस साइड, तो इनको बोलेंगे ये वाला एंगल इसके क्या है, एडजेसेंट एंगल है। कौन सा एंगल, फॉर सपोज इसको O मान लेते हैं, तो एंगल AOB ये किसके एडजेसेंट है, BOC के। तो कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो, और एक कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड में 2 आर्म्स अगर जा रही हैं तो वो एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट कहलाते हैं। अब आते हैं लीनियर पेयर। क्या होता है लीनियर पेयर। अब देखो यहाँ पर एक कॉमन क्या है, हमारी वर्टेक्स है, ठीक है, और ये कॉमन आर्म्स है, और इसके ऑपोजिट एक हमारी जा रही है एक आर्म्स, और दूसरी ये जा रही है। अब लीनियर पेयर को देखते हैं। ये हमारा एक लाइन है और उस लाइन पे एक पॉइंट है, और उस पॉइंट से हमने एक रे को ड्रॉ करा जिसको B मान, जहाँ पे वो जाके रुकी है उसको B मान लिया। इफ़ द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल, ये वाला एंगल इसके एडजेसेंट है, यानी कि इसके साथ वाला एडजेसेंट अभी हमने डिस्कस किया। तो जब एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स होती है, तो कॉमन वर्टेक्स से इधर भी जा रहा है एक एंगल, एक इधर जा रहा है, ऑपोजिट क्या है, कॉमन आर्म्स के ऑपोजिट 2 आर्म भी जा रही है। तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के एडजेसेंट है, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा। अगर 2 एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो और उनकी जो आउटर आर्म्स हो, मतलब बाहर वाली आर्म्स वो कैसी हो, स्ट्रेट लाइन हो, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो ये वाला एंगल अगर सपोज करें ये A है, तो A ये O मान लेते हैं, AOB प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि जब भी ऐसे बन रहा होगा इनमें जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180, प्लस इसको लेते हैं हम AOB एंगल
AOB, इसका सम कितना होगा 180। इन दोनों का एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा 180। विच प्रॉपर्टी? लीनियर पेयर। ये हमने बात करी लीनियर पेयर क्या होती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल हमारे पास, उनका जो मेजरमेंट है वो मान लेते हैं 65 और 25 है, इन दोनों का प्लस करें 65 और 25 को। अब ये दोनों एंगल पेयर में इस तरीके से हैं कि जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो इनका सम आपको 90 मिलेगा। तो अगर आपको दो एंगल का सम 90 मिले तो वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल्स। अगर आपको 90 मिल जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, यानी कि ये एंगल इसके कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। सप्लीमेंट्री में क्या होता है? सम अगर 180 हो जाए, जैसे कि 88 और 92, आप दोनों को प्लस करिए, यू विल गेट 180। तो सम ऑफ टू एंगल्स ये एक दूसरे के क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं। ये दो स्ट्रेट लाइन है, इस तरीके से एक दूसरे को कट कर रही है। कितने एंगल्स फॉर्म्ड होंगे? ये रही कॉमन वर्टेक्स, एक एंगल ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, 1 2 3 4 एंगल्स बने। पूरा का पूरा सर्कल बन रहा है, सम तो 360 ही होगा। इसमें जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है? जब दो लाइन जो होती हैं वो एक दूसरे को इस तरीके से कट कर रही है कि जहाँ पर इनकी क्या मिल रही है, एक दूसरे व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो चार एंगल अगर बनते हैं तो इन चार एंगल की क्या खास प्रॉपर्टी होती है कि जो एंगल 1 है ये एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा। अब ये क्या होता है? ये जो 4 एंगल्स बने हैं ये क्या होते हैं? 4 एंगल्स आर फॉर्म्ड द पेयर ऑफ एंगल। कौन कौन सा पेयर? ये, यानी कि 1 और 3 का और 2 और 4 का जो पेयर है ये कैसा होगा? यानी ये 1 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से ये मिलती है कि अगर हम देखें ये वाला पार्ट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में क्या खास बात होती है कि जो ये 1 और 2 है, साथ में जो एडजेसेंट एंगल मिल रहे हैं ये लीनियर पेयर होते हैं, यानी 1 और 2 का सम कितना होगा? 180। सिमिलर वे में अगर हम इधर लाइन पे देखें 3 और 4 का सम कितना होगा? 180, यानी कि अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। तो अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। वर्टिकली ऑपोजिट में हमारा क्या होता है? ऑपोजिट एंगल जो पेयर होता है वो इक्वल होता है। ऑपोजिट एंगल कब बनते हैं ये आपके? जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एंड वी विल गेट अ कॉमन पॉइंट। इज इट क्लियर? इंट्रोडक्शन की बात करेंगे आगे की कि इसमें और क्या क्या हमें पढ़ना है इसके इंट्रोडक्शन में। तो आप समझिए सबसे पहले लाइंस के बारे में। लाइंस हमने पढ़ी थी अभी, इंटरसेक्टिंग होती हैं, एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर कट करती हैं, और अब इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन जो अब हम बात करने वाले हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, वो आपकी पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन क्या होती है? फॉर सपोज ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, अगर आप इनका सारे पॉइंट से डिस्टेंस को नापते हैं, हर एक पॉइंट से, क्योंकि लाइन पॉइंट का ही तो लाइन जो है वो पॉइंट से मिल करके तो बनती है। अगर आप हर एक पॉइंट से इन दोनों का डिस्टेंस नापते हैं तो ये क्या होता है? इक्वल रहता है। ऐसी लाइनों को पैरेलल लाइन बोलते हैं, और ये कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट नहीं करती। अब मान लीजिए आपके पास ये दो पैरेलल लाइन है और इनको कोई तीसरी लाइन कट करती हुई जाती है। अब ये लाइन जो है इस पॉइंट को, ये जो लाइन गई है इसने क्या करा? इस पॉइंट पे इसको कट किया, अलग पॉइंट था, और इस वाली लाइन को इस पॉइंट पे कट किया। तो जब कोई लाइन दो लाइनों को अलग अलग पॉइंट पे कट करती है उसको ट्रांसवर्जन लाइन बोलते हैं। अब ये तो हमारा क्या हो गया? पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पे तो हमारे एंगल बन जाएंगे क्योंकि रे खड़ी हुई है, तो ये वाला एंगल बन गया। एक और ये एंगल, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, यानी कि ट्रांसवर्जन लाइन दो पैरेलल लाइन को अगर कट करके जा रही है। ट्रांसवर्जन लाइन कौन सी लाइन होती है? जरूरी नहीं है वो पैरेलल लाइन को ही कट करके जाए, वो इंटरसेक्टिंग लाइन को भी कट करके जा सकती है। लेकिन ट्रांसवर्जन लाइन का मतलब होता है कि वो लाइन जो कि दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर कट करके जाती है उसको ट्रांसवर्जन लाइन बोलते हैं। अब ये ट्रांसवर्जन लाइन क्या कर रही है? यहाँ पर चार एंगल बना रही है, यहाँ पर भी चार एंगल बना रही है। अब हम इन चारों, ये कितने हो गए टोटल मिलके? चार इधर, चार इधर, 8 एंगल हमारे फॉर्म्ड हो गए। अब पैरेलल लाइन को अगर कोई लाइन कट करके जा रही है ट्रांसवर्जन लाइन, उसकी कुछ खास प्रॉपर्टी होती है, वो हम पढ़ने वाले हैं क्या होती है खास प्रॉपर्टी। अब फॉर सपोज कर लेते हैं ये वाला एंगल 1 है, आपकी कन्वीनियंट के लिए 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, ये 3 मान लिया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 8 मान लेते हैं, ये 7,
क्या क्या प्रॉपर्टी है ट्रांसवर्जल लाइन जब पैरेलल लाइन को कट करके जाती है। रिमेंबर माय वर्ड्स कि पैरेलल लाइन को जब कट करके जाती है तब कुछ खास प्रॉपर्टी वहाँ से एंगल्स की निकल के आती है। अब समझते हैं क्या। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर हम ऐसे देखें, ये अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ, अगर हम ऐसे देखें इस वाली साइड पे, ये दो लाइन थी हमारी, इस वाली साइड पे इस तरीके से और इधर भी इस तरीके से, यानी कि इस लाइन के ऊपर की तरफ और इस लाइन के भी ऊपर की तरफ ये वाला एंगल इसके क्या होता है, इसको बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, जो एंगल हमारे सेम हो नेचर में और सेम साइड पे हो। जैसे मेरी ये वाली फिंगर इस वाली फिंगर के क्या होगी, क्रॉसपॉन्डिंग होगी, और ये इस वाले हैंड का थंब इस वाले हैंड के थंब के क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग होगा। क्रॉसपॉन्डिंग मतलब क्या होता है, जो सेम साइड पे बन रहा हो। सेम साइड पे बन रहा है हमारा एक तो 2 और ऊपर की तरफ ही बन रहा हो। इस लाइन पे ऊपर की तरफ बन रहा है ये 2 और इस लाइन पे ऊपर की तरफ सेम साइड पे बन रहा है 4। तो हमारी ये प्रॉपर्टी होती है कि जो एंगल 2 है एंगल 4 के इक्विवेलेंट होगा और इसका नाम क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही अगर हम नीचे की तरफ आए इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में क्या है कि एंगल 3 जो है एंगल 7 के इक्विवेलेंट होगा। कहाँ यूज़ करेंगे हम इसको, जब हम 6.2 एक्सरसाइज को कवर करेंगे वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। एंगल 3 एंगल 7 के क्रॉसपॉन्डिंग है, सेम साइड पे बन रहा है, राइट। सेम साइड मतलब ये नीचे की तरफ है तो ये भी नीचे की तरफ बन रहा है। इधर आते हैं तो एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्विवेलेंट होगा, किस रूल से, क्रॉसपॉन्डिंग के। और एंगल 4 जो है एंगल 8 के इक्विवेलेंट होगा, किस रूल से, क्रॉसपॉन्डिंग के। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है ऑपोजिट, यानी कि ऑपोजिट साइड पे। जब भी आपको लाइन में जेड मिले कहीं पर भी इस तरीके से, अंदर की तरफ देखिए जेड कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ तक पहुँचिए, फिर यहाँ तक पहुँचिए, फिर यहाँ तक पहुँचिए, ऐसे आपको एक जेड मिल रहा है। तो जब जेड मिल रहा होता है उसमें हमारा, और ये अंदर की तरफ मिल रहा है, ये सारा पोर्शन जो है हमारा अंदर की तरफ है। अब ये ऑपोजिट है, 4 एंगल 6 के ऑपोजिट है, ऑपोजिट साइड पे बन रहा है, लेकिन ये अंदर की तरफ बन रहा है, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपके इक्वल होते हैं, मतलब एंगल 4 एंगल 6 के इक्विवेलेंट होगा। सिमिलर वे में एंगल 3 एंगल 5 के इक्विवेलेंट होगा। या आप इसको कैसे रिमेंबर कर सकते हैं, जब भी जेड बन रहा होता है तब हमारा जो एंगल होता है वो क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर के, एक्सटीरियर भी होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर के। जैसे अगर हम बात करें कि एंगल 1, राइट, इसके ऑल्टरनेट कौन होगा, ऑपोजिट साइड पे कौन जा रहा है, ये वाला एंगल 7, और एंगल 2 के ऑल्टरनेट पे कौन जा रहा है, एंगल 8। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ जो काम हो रहा हो। सो हमने पढ़ा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपके आपस में इक्वल होते हैं, मतलब एंगल 3 एंगल किसके इक्विवेलेंट होगा, 5 के, और एंगल 4 एंगल 6 के होगा। अब अगर हम इन अंदर वाले एंगल्स की बात करते हैं, ये जो अंदर वाले एंगल्स हमारे होते हैं ये सेम साइड पे बन रहे हैं, ये एक दूसरे के क्या है, फ्रेंड है। फ्रेंड मतलब को मतलब साथ में, और कैसे बन रहे हैं, अंदर, इंटीरियर। तो जो को इंटीरियर एंगल होते हैं सेम साइड पे, उनका जो सम होता है वो 180 होता है। 180 मतलब हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनमें कि दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं इस साइड पे, सेम साइड पे, राइट, सेम साइड पे अगर बन रहे हैं तो उनका सम कितना होता है, 180। ऐसे ही एंगल 3 का सम कितना होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितना होगा आपका, 180। तो अब इसमें क्या है आपका कि ईच पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कॉन्सिक्यूटिव मतलब जो लगातार आ रहे हैं, या फिर को इंटीरियर एंगल, उनका सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री, मतलब कि उन दोनों का सम 180 होता है। तो ये हमारा कुछ ट्रांसवर्जल लाइन और पैरेलल लाइन के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो एंगल्स बने, इनको हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 6.2 में। सो आप पहले इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे से देखिए, फिर आपको एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 इजीली समझ में आएगी। होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट, डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।